नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 3 आपराधिक बिलों का पास होना ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश युग के कानूनों को खत्म किया गया है। संसद के शीतकालीन सत्र पर बोलते हुए प्रहलाद जोशी ने कहा कि दोनों सदनों में कुल 19 बिल पारित किए गए। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि विपक्ष ने जानबूझकर सदन में बाधाएं उत्पन्न की। विपक्ष हार का बदला लेने के लिए ऐसी हरकतें कर रहा है। विपक्ष द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का अपमान किए जाने के मामले पर प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी मिमिक्री का वीडियो बना रहे थे। संसद की सुरक्षा में चूक के मामले पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के तेलंगाना दौरे का आज अंतिम दिन है। राष्ट्रपति आज राज्य के गणमान्य व्यक्तियों, प्रमुख नागरिकों, शिक्षाविदों आदि के लिए राष्ट्रपति निलयम में एक एट होम रिसेप्शन की मेजबानी करेंगी। अपने तेलंगाना के दौरे के बाद राष्ट्रपति कल राजस्थान के पोखरण में लाइव फायरिंग अभ्यास देखेंगी। भारतीय जनता पार्टी की आज से दिल्ली में एक बड़ी बैठक शुरू होने जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री, प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी मौजूद रहेंगे। बैठक के लिए सभी मोर्चों के अध्यक्षों को भी बुलाया गया है। छत्तीसगढ़ में आज 9 विधायकों ने मंत्रिमंडल में शपथ ली। भटगांव से चुनाव जीतकर पहली बार मंत्री बनी लक्ष्मी राजवाड़े ने पार्टी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि वे मंत्री के रूप में पूरे राज्य की सेवा करेंगी। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ से चुनाव जीतने वाले श्याम बिहारी जायसवाल ने भी आज मंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया है। चुनाव आयोग की एक टीम अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर है। टीम वर्ष 2024 में राज्य के विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने के संबंध में चुनाव तैयारियों का आकलन करने पहुंची है। टीम का नेतृत्व उप चुनाव आयुक्त मनोज कुमार साहू कर रहे हैं, जिन्होंने ईटानगर के नामसाई में आयोजित एक समीक्षा बैठक में भाग लिया। उप चुनाव आयुक्त मनोज कुमार साहू ने सभी जिला चुनाव अधिकारियों को चुनाव प्रक्रियाओं में शामिल होने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि अगले महीने राज्य में भारतीय निर्वाचन आयोग पूर्ण बैठक करेगा। दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। मेरा युवा भारत पोर्टल पर युवाओं का पंजीकरण 26 लाख को पार कर गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष 31 अक्टूबर को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर युवाओं के लिए पोर्टल का शुभारंभ किया था। संसद की सुरक्षा में सेंध का मामले में अदालत ने आरोपी ललित झा की पुलिस हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने नई दिल्ली में 20वें सुब्रत मुखर्जी सेमिनार को संबोधित किया। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत अहम भूमिका निभाता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में कल हुए आतंकी हमले में सेना के 4 जवान शहीद हो गए हैं। हमले में 2 जवान भी घायल हो गए हैं। इलाके में आतंकी घात लगाकर बैठे हुए हैं। भारी हथियारों से लैस आतंकियों ने सेना के वाहनों पर हमला किया था। जवाब में सेना की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की गई। हमले के बाद जम्मू राजौरी पुंछ राजमार्ग पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 14 दिसंबर को अपराह्न माल्टा के जहाज MV रुएन पर मध्य अरब सागर में समुद्री डकैती के बाद भारतीय नौसेना ने समुद्री डकैती को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। भारतीय नौसेना ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक और स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत तैनात किया है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार पूरी तरह से सतर्क है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सतर्क रहना है। मंत्रालय ने कहा कि आने जाने पर फिलहाल कोई प्रतिबंध नहीं होगा। वहीं मास्क को अभी आवश्यक नहीं किया जाएगा। बीते 2 सप्ताह में कोरोना से 23 लोगों की मौत हुई है, जिसमें उनको पहले से ही गंभीर बीमारी थी। केरल में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 265 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 1 की मौत हुई है। इससे पहले केरल में 20 दिसंबर को कोविड-19 के 300 नए मामले सामने आए थे। वहीं 3 लोगों की भी मौत हो गई थी।
तेलंगाना सरकार ने राज्य के सभी अस्पतालों में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट JN.1 के संबंध में चेतावनी देते हुए एक सलाह भी जारी की है। इससे पहले राज्य में इस नए विषाणु का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। अस्पतालों में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी या श्वास लेने में तकलीफ वाले मरीजों की निगरानी करने, उनके परीक्षण करने, उन्हें अलग वार्ड में रखने, मास्क पहनने और इलाज की पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों पर गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने कहा कि सरकार इससे निपटने में पूरी तरह से समर्थ है। उचित दिशा निर्देशों का पालन करके इसे कम किया जा सकता है। कई राज्यों में पाए गए कोविड-19 वेरिएंट के नए मामले सामने आने के बाद देहरादून में दून मेडिकल कॉलेज के सरकारी अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड और अन्य व्यवस्थाएं कड़ी कर दी गई हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजेश शुक्ला ने कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर बताया कि लोगों को ज्यादा भीड़भाड़ वाली जगह जाने से बचना चाहिए, साथ ही हाथों को सैनिटाइजर से जरूर धोना चाहिए। भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर ने कल 7 उड़ानें भरी और श्री वैकुंठम सहित तमिलनाडु के दुर्गम बाढ़ प्रभावित इलाकों में 3.2 टन राहत सामग्री गिराई। तिरुनेलवेली जिला प्रशासन ने जिले में बाढ़ की स्थिति के दौरान एहतियात के तौर पर लगभग 696 गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया। पिछले 2 दिनों में विभिन्न अस्पतालों में 142 महिलाओं को भर्ती कराया गया। आतंकवाद निरोधी दस्ते को सूचना मिली कि 2 बांग्लादेशी नागरिक नवी मुंबई क्षेत्र के कामोठे गांव इलाके में अवैध रूप से रह रहे हैं। ATS को मिली गोपनीय सूचना के आधार पर 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए कामोठे पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया है। राजधानी में प्रदूषण से 2 दिन थोड़ी राहत के बाद बृहस्पतिवार को प्रदूषण स्तर बढ़ने से हवा की गुणवत्ता एक बार फिर 300 के पार पहुंच गया है। आज सुबह दिल्ली में AQI 450 दर्ज किया गया। इस वजह से दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार अगले कुछ दिनों तक दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी रहेगी। राष्ट्रीय राजधानी में रात के दौरान तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। बढ़ती ठंड के बीच लोग रैन बसेरों में शरण ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में ठंड, कोहरे और शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। यूपी के गाजियाबाद में सुबह से शीतलहर और कोहरे की घनी परत दिखाई दे रही है। प्रयागराज में भी घने कोहरे की चपेट में है। अलीगढ़ में शीतलहर और घना कोहरा देखने को मिल रहा है। मेरठ और कानपुर में भी लोग शीतलहर और कोहरे की मार झेल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, प्रयागराज, मेरठ और कानपुर समेत कोहरे की चपेट में वाले शहरों में गाड़ियां धीरे धीरे चल रही है। उधर हरियाणा के करनाल में भी कोहरे और शीतलहर से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है। शहर में यातायात व्यवस्था के साथ साथ आम जनजीवन पर भी असर पड़ा है। साथ ही ठंड के कारण स्कूली छात्रों की परेशानी भी बढ़ गई है। कई शहरों में ठंड के कारण स्कूलों ने अपनी टाइमिंग में भी बदलाव किया है। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए ओडिशा सरकार ने रात में यात्रा करने वाले भारी वाहनों के चालकों को मुफ्त चाय देने की पहल की शुरुआत की है। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल की गई। रिहर्सल में जवान कदम ताल मिलाते नजर आए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर वन्य जीव विभाग द्वारा एक तेंदुए के शावक को बचाया गया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या में भव्य लेजर और लाइटिंग शो का आयोजन किया गया। देश और दुनिया में क्रिसमस को लेकर तैयारियां चल रही है। इसी कड़ी में कोलकाता की पार्क स्ट्रीट को भी रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने महत्वपूर्ण पर्यटक और धार्मिक स्थलों की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 1,49,758 के आवंटन की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा को जानकारी देते हुए कहा कि कनेक्टिविटी में सुधार के लिए लगभग 8,544 किलोमीटर की 321 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं शुरू की गई हैं। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी JLL इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी कर बताया है कि भारत 2008 के बाद से अब तक की सबसे ज्यादा घरों की बिक्री दर्ज कर सकता है। चालू कैलेंडर वर्ष में ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि भारत करीब 2,60,000 घरों की बिक्री दर्ज करेगा। बैंकिंग व्यवस्था में नकदी की कमी बढ़कर 2.3 लाख करोड़ रुपए हो गई है। इसे देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 दिन के वेरिएबल रेट रेपो रेट VRR नीलामी की घोषणा की है, जो आज होगी।
केंद्रीय बैंक द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि नकदी की मौजूदा और आने वाली स्थिति की समीक्षा करने के बाद यह फैसला किया गया है। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से अपने पेज में सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत का कृषि निर्यात पिछले साल के स्तर पर बना रह सकता है। कुछ प्रमुख कृषि उत्पादों के निर्यात पर रोक लगाए जाने के बावजूद कृषि निर्यात पिछले साल के स्तर $53 अरब तक पहुंच सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्रालय से संबद्ध सार्वजनिक उपक्रमों के प्रदर्शन पर परामर्श समिति की बैठक में कहा कि केंद्रीय लोक उपक्रमों सीपीएसी ने चालू वित्त वर्ष में नवंबर तक अपनी कुल खरीद का 34.63% सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यमों से खरीदा है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग ने झारखंड में छात्रवृत्ति और पेंशन योजनाओं में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के ऑडिट में करोड़ों रुपए की भारी अनियमितताएं और अवैध हस्तांतरण का पता लगाया है। विधानसभा में पेश कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑडिट के दौरान फर्जी लाभार्थियों को 1.17 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति का गलत तरीके से वितरण, मृत व्यक्तियों को पेंशन और पुरुष लाभार्थियों को विधवा पेंशन प्रदान करने के मामले सामने आए हैं। वित्त मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) की शुरुआत 6,835 परियोजनाओं के साथ हुई थी और वर्ष 2020 से 2025 के बीच इसका विस्तार 108.88 लाख करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ 9,288 परियोजनाओं तक हो चुका है। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि NIP में आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे दोनों में 100 करोड़ रुपए से अधिक की नई एवं पुरानी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शामिल हैं। दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने 2 करोड़ स्मार्ट मीटर को इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT से जोड़ने के लिए इंटेली स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। इस परियोजना का क्रियान्वयन अगले 10 साल में पूरा होने का अनुमान है। ई कॉमर्स मंच एम जंक्शन सर्विसेज लिमिटेड ने मियाद पूरी कर चुके वाहनों ELV को कबाड़ में बदलने वाली इकाइयों के लिए एक समर्पित मंच शुरू करने की घोषणा की है। एम जंक्शन टाटा स्टील और सेल का संयुक्त उपक्रम JV है। गुजरात की एक श्रम अदालत ने गुजरात फैक्ट्री नियम 1963 का उल्लंघन करने पर हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड के एक कारखाने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड बिजली प्रौद्योगिकी क्षेत्र में वैश्विक कंपनी हिताची एनर्जी की भारतीय इकाई है। सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम LIC को 10 साल के भीतर 25% न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता MPS हासिल करने की छूट दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी ने दी है ये जानकारी। मुख्य आर्थिक सलाहकार
सीए वी अनंत नागेश्वरन ने वैश्विक रेटिंग एजेंसियों की गणना पद्धतियों को काफी हद तक विकासशील देशों के खिलाफ बताते हुए कहा कि रेटिंग प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए इसमें सुधार करने की जरूरत है। वी अनंत नागेश्वरन ने वरिष्ठ सलाहकार राजीव मिश्रा के साथ लिखे एक लेख में वैश्विक रेटिंग एजेंसियों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सॉवरेन रेटिंग से जुड़ी प्रक्रियागत खामियों की वजह से वैश्विक दृष्टिकोण से अस्वीकार्य परिणाम आ जाते हैं। भारतीय जूट निगम ने एक ऐप की पेशकश की जो किसानों को बेहतरीन जूट की खेती और अधिकतम आय अर्जन से संबंधित विभिन्न मसलों पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। कपड़ा मंत्रालय के सचिव रचना शाह ने इस पाठ मित्रों ऐप को किया पेश। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी रूडी गिउलियानी ने दिवालियापन के लिए अदालत में याचिका दायर की है। गिउलियानी ने याचिका में कहा कि उन पर करीब 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की देनदारियां हैं। अमेरिका के एक जूरी के फैसले के कुछ दिनों बाद ट्रंप को जॉर्जिया के 2 पूर्व चुनाव कार्यकर्ताओं को 148 मिलियन डॉलर से अधिक का हर्जाना देना होगा, जिन्हें उन्होंने 2020 के चुनाव में धांधली करने में मदद करने का झूठा आरोप लगाकर बदनाम किया था। याचिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन को भी एक लेनदार के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि गिउलियानी पर हंटर बाइडेन की कितनी देनदारी है। इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा में इजरायल का सैन्य अभियान तब तक नहीं रुकेगा जब तक वह अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेता। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना तब तक लड़ती रहेगी जब तक हमास नष्ट नहीं हो जाता। इजरायली पीएम ने हमास के आतंकियों से बंधकों की रिहाई को भी अपनी प्राथमिकता बताया। जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से कहा कि गाजा के खिलाफ इजरायल के लगातार हमले से क्षेत्र पर भयावह परिणाम होगा। अब्दुल्ला ने कहा कि दुनिया के देशों को गाजा में इजरायल के सैन्य अभियान को समाप्त करने के लिए उस पर दबाव डालना चाहिए और क्षेत्र में लगभग 2 मिलियन फिलिस्तीनियों को आवश्यक सहायता पहुंचाने में आ रही बाधा को दूर कराना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक निकाय की रिपोर्ट में कहा गया है कि गाजा की 2.3 मिलियन आबादी भूख के संकट का सामना कर रही है और अकाल का खतरा हर दिन बढ़ रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि देश के सबसे बड़े शहर टोरंटो को अधिक आवास बनाने और आश्रय संकट को कम करने के लिए उनकी सरकार 354 मिलियन अमेरिकी डॉलर देगी। ट्रूडो ने कहा कि यह पैसा टोरंटो को अगले 3 वर्षों में दिया जाएगा। इससे लगभग 12,000 नई आवास इकाइयों को तेजी से बनाने में मदद मिलेगी। कनाडा की सरकार ने हाल के हफ्तों में देश भर में इसी तरह की कई घोषणाएं की है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में तेज बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। सड़कों पर बारिश का पानी भर गया है और कारें तूफान और बढ़े हुए जलस्तर के कारण शहर से निकलने के लिए संघर्ष कर रही है। भारी बारिश के कारण ऑक्सनॉट शहर में अस्थायी रूप से सड़कें बंद हो गई और दक्षिणी कैलिफोर्निया में वेंचुरा काउंटी के दूसरे हिस्सों से लोगों को निकालना पड़ा। बारिश के कारण सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो गई हैं। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में स्थित चार्ल्स यूनिवर्सिटी में अंधाधुंध गोलीबारी में 15 लोगों की मौत हो गई है। बंदूकधारी भी मारा गया है। हमले के दौरान यूनिवर्सिटी कर्मचारियों को कमरे में ही रहने के लिए कहा गया। स्टूडेंट्स के अनुसार उन्होंने खुद को क्लासरूम में बंद कर लिया था। क्रिसमस की छुट्टियों से पहले कल से अकादमिक सेमेस्टर समाप्त होने वाले थे। चेक पुलिस का कहना है कि हमलावर यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी का स्टूडेंट था। इस घटना का किसी अंतर्राष्ट्रीय चरमपंथी कार्रवाई से संबंध नहीं है। पुलिस के अनुसार बंदूकधारी की उम्र 24 साल थी और वो प्राग से 21 किलोमीटर दूर गांव का रहने वाला था। घटना से पहले संदिग्ध के पिता का शव दिन में ही बरामद हुआ था। नॉर्वेजियन क्रूज जहाज MS मॉड की उत्तरी सागर में एक तेज लहर के कारण उसकी खिड़कियां टूट जाने के बाद बिजली की आपूर्ति बंद हो गई। इस कारण जहाज को नेविगेट करने की क्षमता खोनी पड़ी। अधिकारियों के अनुसार क्रूज जहाज के 266 यात्री 131 चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। स्थिति नियंत्रण में है और अधिकारियों का लक्ष्य जहाज को जल्द डेनिश बंदरगाह तक पहुंचाना है।
पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने देश के आर्थिक संकट के लिए सैन्य व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि हमारे आसपास के देश चांद पर पहुंच गए हैं, लेकिन पाकिस्तान जमीन से ऊपर नहीं उठ पा रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के नेतृत्व वाले PMLN सहित प्रमुख पाकिस्तानी राजनीतिक दलों ने आगामी 8 फरवरी के आम चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का समय बढ़ाने की मांग की है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कोलंबो में तमिल राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात की और देश के उत्तरी एवं पूर्वी प्रांतों में लोगों के लिए भूमि अधिकार के प्रावधान और पुनर्वास तथा सुलह से संबंधित कानून के कार्यान्वयन समेत महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की। लंदन में एक काउंसिल हाउसिंग ब्लॉक का नाम भारतीय मूल की ब्रिटिश जासूस और टीपू सुल्तान की वंशज नूर इनायत खान के नाम पर रखा गया है। हाउसिंग ब्लॉक का नाम नूर इनायत खान के नाम पर रखने के लिए मतदान कराया गया था। पाकिस्तान के उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के संगठनात्मक चुनाव और चुनाव चिन्ह आवंटन मामले पर फैसला करने का आदेश दिया। PHC ने सुरक्षित रखा गया फैसला सुनाते हुए कहा कि PTI के आंतरिक चुनाव पर विवाद पहले ही पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग द्वारा विस्तार से सुना जा चुका है और उसने भी मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण के आधिकारिक लोगो, जर्सी, शुभंकर, मशाल और थीम सॉन्ग लॉन्च करेंगे। कार्यक्रम में शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, टोक्यो ओलंपियन फ्रेंसर भवानी देवी, स्क्वैश स्टार जोशना चिनप्पा भी शामिल होंगे। इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 19 से 31 जनवरी तक तमिलनाडु में होना है, जिसके मुकाबले चेन्नई, त्रिची, मदुरै और कोयम्बटूर में खेले जाएंगे। भारतीय क्रिकेट टीम ने साल के आखिरी वनडे सीरीज का अंत जीत के साथ किया है। भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए तीसरे वनडे को 78 रन से अपने नाम कर लिया। जीत के साथ ही दक्षिण अफ्रीका दौरे पर गई टीम इंडिया ने 3 मैचों की सीरीज को 2-1 से अपने नाम करते हुए साल का आखिरी वनडे अपने नाम कर लिया। इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 296 रन बनाए थे। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 45 ओवर 5 गेंद में 218 रन पर सिमट गई और मैच गंवा दिया। भारत के लिए संजू सैमसन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला शतक जड़ा। उन्होंने 108 रन की पारी में 114 गेंदों में 6 चौके और 3 छक्के जड़े। वहीं हर्षदीप सिंह ने 4 विकेट चटकाए। दक्षिण अफ्रीका दौरे पर तीसरे वनडे के दौरान टीम इंडिया के कप्तान KL राहुल एक कैलेंडर वर्ष में 1000 रन बनाने वाले भारत के दूसरे विकेटकीपर बन गए। 16 साल पहले पूर्व क्रिकेटर MS धोनी इस उपलब्धि को हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में एकमात्र टेस्ट खेला जा रहा है। आज दूसरे दिन भारतीय टीम 98 रन के आगे खेलने उतरेगी। साहित्य अकादमी ने वर्ष 2023 के लिए 24 भाषाओं में वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। 12 मार्च 2024 को कमानी ऑडिटोरियम नई दिल्ली में विजेता पुरस्कृत किए जाएंगे। रिलीजिंग के पहले ही दिन शाहरुख खान की फिल्म डंकी लीक हो गई। फिल्म के पहले शो के दौरान ही इसकी शुरुआती 50 मिनट का हिस्सा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बन रही फिल्म लाहौर 1947 की कमान आमिर खान ने संभाल ली है। आमिर खान के प्रोडक्शन में बन रही इस फिल्म को बेहतर बनाने के लिए आमिर हर किरदार को काफी जांचने परखने के बाद ही हरी झंडी दे रहे हैं। अधिविशेष और श्रुति हासन की आगामी फिल्म डकैत का टीजर जारी हो गया है। इमोशन, ड्रामा और एक्शन से भरपूर इस टीजर में दोनों ही कलाकार पूर्व प्रेमी के तौर पर नजर आ रहे हैं। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।